आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है और लगातार हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो विकास को लेकर हमारा नज़रिया है, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नज़रिया है, और विकास और गरीब लोगों को समर्पित जो सरकार है, वो सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है लोगों के आशीर्वाद से। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज सदर विधानसभा में, जहां पर उपचुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चुनाव प्रचार रुक चुके हैं और ऐसे में हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के शिवहर जिले के मधुबन विधानसभा से वर्तमान में विधायक श्री राणा रणधीर सिंह के बारे में। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे राणा जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। चलिए, बहुत धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इतने ज़्यादा पार्टी के स्तर से मेहनत किसी भी उपचुनाव में पहली बार देखने को मिली थी। लगभग सारे बड़े प्रत्याशी जो कि जातीय समीकरणों को साध सकते थे, पार्टी ने उतार दिया। विशेषकर उनका कार्यक्रम उन्हीं क्षेत्रों में रखा जहां पर उनके जाति वर्ग के विशेषकर के लोगों की भूमिका रहती थी। वोटिंग में वो लोग अहम भूमिका निभा सकते थे। सम्राट चौधरी आए या फिर संजय जायसवाल जी हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी से बाहर के भी चिराग पासवान जो कि एनडीए पूरे गठबंधन में भी नहीं थे, उनको भी ला करके यहाँ पर कैंपेनिंग कराई गई। ऐसा क्यों कराना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो ये हमारा प्रबंधन, और ये हमको इस बात का बड़ा गर्व भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है, कार्यशैली को बदल दिया है। चुनाव प्रबंधन हो, कार्यशैली हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में इस तरह से कार्यकर्ताओं को लगाया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस तरह से कार्यकर्ताओं को लगाती ही है। और हमारे लिए चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक उत्सव की तरह होता है, एक समारोह की तरह होता है। जैसे अभी दीपावली, छठ बीता, आपको भी उसकी शुभकामना देता हूँ। अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, तो वैसे ही चुनाव हमारे लिए एक उत्सव है और इस उत्सव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगता है। अब जो जिस क्षेत्र में बढ़िया है और जिसका दायित्व जो बढ़िया तरीके से कर सकता है, हमारा इसमें विश्वास है कि पूर्व योजना पूर्ण योजना। और हम तो विचार से संगठन और संगठन से सत्ता तक पहुंचने वाली पार्टी हैं। और जब सत्ता आई तो हमने उसका प्रकटीकरण कैसे किया? प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण करवाया, 10 करोड़ घरों में जी। माताओं बहनों को गैस का चूल्हा दिलाने का काम किया। आयुष्मान भारत जैसी योजना आई, 50 करोड़ लोग उससे आच्छादित हैं। किसान सम्मान की निधि किसान भाइयों के खाते में 12 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जाती। तो चिंता पूरे देश की है, चिंता कैसे गांव खुशहाल हो इसकी है। और चुनाव तो एक लोकतंत्र की एक प्रक्रिया भर है। अब यहाँ गोपालगंज में सुभाष बाबू का असामयिक निधन हो गया तो चुनाव हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो हर वक्त हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो मैं ये ऐसा आप न समझें कि चुनाव में और इस तरह से उतारा गया, ये हमारी कार्यशैली है और ऐसे ही हम काम करते हैं। यहाँ पर गोपालगंज सदर विधानसभा में मुख्यतः 4 पार्टियों की दौड़ है। कहा जाए कि 4 प्रत्याशी जो कि मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ऐसे में साधु प्रसाद यादव उठकर आते हैं, उनकी पत्नी भी बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं और वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि 4 बार से वो विधायक थे लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। काम जितना भी दिख रहा है वो हमारे कार्यकाल का था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता जानती है साधु यादव जी के क्या क्या कारनामे हैं, उससे तो हर कोई परिचित है। अब देखिए, हर व्यक्ति जो जैसा होता है वैसे ही चीज़ों को देखता है। अब साधु यादव जी से विकास की बात करना, साधु यादव जी 15 वर्ष रहे हैं, पटना से गोपालगंज आते थे और अभी क्या हुआ गोपालगंज में जिस तरह से कार्य सुभाष जी का, मैं भी इस चुनाव में था, करीब 15 से 20 गाँवों में जाने का मुझे भी अवसर मिला। एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने सुभाष बाबू के बारे में कुछ शिकायत की हो, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया हो। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा प्रतिनिधि जो 4 बार जीता हो, लंबे समय तक रहा हो और उस पर कोई व्यक्तिगत उसके दामन पर कोई दाग नहीं हो, तो लोकतंत्र में ये बड़ी बात होती। और साधु जी, सुभाष जी के बारे में कहें तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं, पत्रकार लोग,
बिहार की जनता समझती है इन चीज़ों को। और जो कहते हैं ना कि पब्लिक है सब जानती है, तो चुनाव भी है, पब्लिक उसका हिसाब भी करेगी। और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ खड़ी होती है उस चीज़ को सही माना जाता है। तो सुभाष जी इस बार जनता का पूरा समर्थन, उनकी पत्नी लड़ रही हैं और जिस तरह से लोगों में सहानुभूति है, तो निश्चित रूप से जो है वो चुनाव भी जीतेंगे और जनता का फिर से विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुसुम जी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने आप लोगों पर यह आरोप लगाया कि आप लोगों के पास गोपालगंज विधानसभा में कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए आप लोग व्यक्तिगत स्तर की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती है, हमारे यहाँ तो राजनीति विकास आधारित राजनीति है जी। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई बिहार में, तो चाहे नीतीश कुमार जी को जो मजबूती मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के रहने से मिली। और हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी थे, उन्होंने ही ये 23,000 करोड़ के बजट को 2,23,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया था। तो चाहे वित्तीय प्रबंधन हो या सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ हो, जहाँ डेवलपमेंट हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान था। और यहाँ के विधायक होने के नाते सुभाष जी भी बहुत तत्पर रहते थे विकास कार्यों को लेकर, और वो दिख भी रहा है। हम लोग क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो उनके विकास कार्य किए हुए कार्य दिख रहे हैं। तो व्यवहार की तारीफ तो मैंने आपको बताया ही है जी। और विकास तो मीडिया, आप मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका इतना बढ़िया चैनल भी है, तो आप भी इसको देख रहे होंगे। इसलिए जनता का विश्वास, देखिए देश को और बिहार को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान तीनों की ज़रूरत है और जनता समझती है, जागरूक है। और इस बार बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार 2024 में तो नरेंद्र भाई मोदी को जिताएंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बिहार की जनता बनाएगी। चलिए, 2025 में जब हम आपसे मिलेंगे चुनाव में, तब संभवतः उनके ऊपर चर्चा हो। फिलहाल गोपालगंज उपचुनाव में एक बात बहुत ज़्यादा उछाली जा रही है, बी टीम। ये कहा जा रहा है कि MIM जो उनके कैंडिडेट हैं वो आपकी बी टीम है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी ये कहते हैं कि साधु प्रसाद यादव भी बी टीम है। तो भारतीय जनता पार्टी इतने सारी बी टीम लेकर के कैसे उतरी है? कि भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, नंबर 1 पार्टी है और केवल देश की नहीं दुनिया की नंबर 1 पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा 11 लोगों से शुरू की, आज 18 करोड़ तो रजिस्टर्ड हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो फ्रंट से खेलने वाली टीम है। और देख लीजिए ना, आप अगर ऐसे बात करिएगा तो श्रीमान राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं केरल में जी। CPM की वहाँ सरकार है, वो कह रही है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो आप देख लीजिए, आप ममता जी बंगाल में कहती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कहीं पर वो हैदराबाद में, तेलंगाना में ओवैसी जी को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी तो फ्रंट से खेलने वाली पार्टी। अब जिसको जहाँ बोलना होता है तो वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, देश को, राज्यों का विकास करना है। और विकास कैसे, अंत्योदय जो कल्पना दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, जो कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया, उस काम को बड़ी तेज़ी के साथ नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में काम हो रहा है। आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है और लगातार हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो विकास को लेकर हमारा नज़रिया है, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नज़रिया है, और विकास और गरीब लोगों को समर्पित जो सरकार है, वो सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है लोगों के आशीर्वाद से। पार्टी के ऊपर आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लगते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आप जब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इसको विस्तार से थोड़ा जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। देखिए, देश में, देश चलाने में और राष्ट्र चलाने में फ़र्क होता है। ये देश के नौजवानों को और मीडिया के भाइयों को भी जानना चाहिए, जानते भी होंगे। देखिए, देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? देश चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, एक मिलिट्री चाहिए, जुडिशरी सिस्टम चाहिए, पुलिस चाहिए, देश चल जाता है। और देश मनमोहन सिंह जी ने भी चलाया था। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो राष्ट्र निर्माण कर रही है। और राष्ट्र कैसे चलता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? हमारी सभ्यताओं से, हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से। तो देश का प्रधानमंत्री आज भगवान राम के मंदिर में जाकर शिला पूजन का भी काम करता है और देश की जनता जब देखती है तो वो आह्लादित होती है।
देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करता है, पूरा देश देखता है और वो आह्लादित होता है। तो हमारे देश में जो विविधता में एकता वाला देश है, तो हमारी तो संस्कृति की वजह से हमारी एकता है ना। हमारे यहाँ गणपति, गौ, गणेश सब जगह, साउथ चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हर एक व्यक्ति गौ, गणपति, गणेश की पूजा करता है। हर व्यक्ति जो है चारों धाम की यात्रा करना चाहता है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, वहाँ जाना चाहता है। और इस संस्कृति ने हमको बांध के रखा है। और आज उसी संस्कृति का पोषण भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रधानमंत्री जी महाकाल लोक जाते हैं, प्रधानमंत्री जी बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं, तो इससे देश की जनता का विश्वास बढ़ा है। और नया भारत, जो नया भारत कैसा भारत, तो यहाँ का नौजवान देखना चाहता है। पहले हमारे देश के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, उनको इंतजार करना पड़ता था 4 घंटे राष्ट्रपति से मिलने को। लेकिन ये नया भारत है, और नए भारत का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े रहते हैं, उनको छोड़ने तक आते हैं। तो ये बदलता हुआ भारत है। और आज का नौजवान, किसान, सीमा पर लड़ने वाला जवान, ये नए भारत, नए राष्ट्र के निर्माण में, नए बिहार के निर्माण में नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बाकी पार्टियां देश चलाने की बात करती हैं, तो देश चलाने वाले लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। आपने कहा कि बी टीम कहेंगे, कभी कहेंगे कि ध्रुवीकरण की बात करती है। हम तो हमारी सनातन संस्कृति और परंपराओं के जागरण का काम कर रहे हैं, तो अब इसको उनको ध्रुवीकरण लगता है तो उनको लगने दीजिए। हमारी देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को भरपूर आशीर्वाद दे रही है, उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और मजबूती के साथ भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज जिले की काफ़ी बड़ी संख्या में जनता भी शामिल है, जिनके उपचुनाव में आप अभी प्रचार करने के लिए आए थे, अपना समर्थन देने के लिए आए थे। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ गोपालगंज की महान जनता को। जिस तरह से मैंने लोगों से मिलने जुलने के क्रम में जो स्नेह मिला है, ऐसे हम बगल के हैं चंपारण के, तो एक रिश्ता भी बड़ा हम लोगों का मधुर रिश्ता है गोपालगंज से। मेरी 2 बहनों का विवाह इसी ज़िले में है, तो एक तो अलग से स्नेह का रिश्ता है, वो अलग है। लेकिन मैं यहाँ की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुभाष जी जैसे नेता को अपना प्रतिनिधि बनाया। और फिर से जो मेरी राजनीतिक समझ है, जो मेरी सामाजिक समझ है, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुसुम जी को जिताने का काम करेगी। इसलिए मैं गोपालगंज की जनता को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और आप यकीन मानिए, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया। अब तो कुछ घंटे रह गए हैं, 3 तारीख को मतदान होगा, 6 तारीख को आप देखिएगा, मौका मिला तो फिर हम लोग इससे बात करेंगे। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के शिवहर जिले के मधुबन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, पूर्व में बिहार सरकार में सहकारिता विभाग में मंत्री रहे, श्री राणा रणधीर सिंह जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, और ऐसे ही तमाम लोगों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।